दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। इस अध्याय के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मंदिर नगर, प्रशासनिक केंद्र या व्यापारिक केंद्र नगर क्या होते हैं, व्यापारी और छोटे व्यापारी कौन सा व्यापार या कार्य करते थे, नगरों में शिल्प का विकास और प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, तथा अंत में ऐतिहासिक नगरों हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के संबंध में विशेष अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। दोस्तों यदि आप एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री आए या उस नगर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो क्या जानेगा। दोस्तों ये बात इस पर निर्भर करता है कि वो नगर किस प्रकार का था, यानी नगर का प्रकार क्या था। वह नगर एक मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र था, एक वाणिज्यिक शहर था या एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। दोस्तों मध्यकाल में जो नगरों का विभाजन या नगरों की विशेषता होती थी वो एक मंदिर नगर, प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्यिक शहर या पत्तन नगर तथा अन्य किसी प्रकार के शहर के रूप में थी। कई नगर एक साथ प्रशासनिक नगर और मंदिर नगर होते थे और साथ ही साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र होते थे। देखिए यहाँ पर मानचित्र में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी के उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे उत्तर पश्चिम में आपका काबुल है, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। दक्षिण भारत के अंतर्गत देखिए कमालपुर, स्वामी मलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरैयूर, तंजावुर, मदुरै ये प्रसिद्ध केंद्र थे। दोस्तों प्रशासनिक केंद्र क्या होते थे तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रशासनिक केंद्र या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो होते थे, तो जो चोल वंश के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, चोल वंश, तो अगर जो आपको चोल वंश के बारे में जानकारी लेना हो या निरीक्षण करना हो कि चोल राजाओं की जो राजधानी थी तंजावुर, वो कैसा 1000 साल पहले वहाँ पे स्थिति कैसी थी, उसकी यात्रा पर आप चलेंगे तो किस प्रकार का वर्णन आप पाएंगे। दोस्तों वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी तंजावुर नगर के पास से बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। दोस्तों वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। यानी राज राजेश्वर द्वारा बनवाया गया, जो राजा राज प्रथम द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और उसके वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन थे। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं और यहीं से वे अपने अधीनस्थों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हैं। और नगर में जो सैन्य शिविर या सैन्य छावनियां हैं वो भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है। यहाँ पर अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है और नगर के लिए जल आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो दोस्तों बाजारों की स्थिति से आप क्या आकलन करते हैं। तंजावुर जो था वो वहाँ पे जो मंदिर है राजेश्वर का मंदिर दोस्तों वहाँ पे स्थित है तंजावुर में, लेकिन उसके पास एक जो उरैयूर नगर है वहाँ पर मंदिर के लिए झंडे झंडी और कपड़े बनाने का काम किया जा रहा है। कपड़ों की विशेषता, जो उच्च वर्ग होता था जैसे राजा और शाही खानदान के लोग, उनके लिए पतले महीन सूती कपड़े बनते थे और जनसाधारण के लिए मोटे कपड़े बनते थे। और स्वामी मलाई में जो स्थपति और मूर्तिकार जो होते थे कांस्य मूर्तियां बनाते थे और सुंदर घंटों का निर्माण करते थे।
आइए अब जानते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में। दोस्तों, तंजाउर जो है वो एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ तंजाउर एक मंदिर नगर भी है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है और मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक जो थे वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। इसके अलावा जो तीर्थयात्री थे, पुरोहित थे और पंडित थे, उनको भोजन भी कराया जाता था और पर्वोत्सव या त्योहार जो थे वो मनाए जाते थे। इसके अलावा मंदिर में जो दर्शन करने वाले लोग आते थे वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे। दोस्तों, मंदिर के कर्ता धर्ता जो थे वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। तो इस प्रकार से मंदिर नगर का निर्माण हुआ और मंदिरों के आसपास सारी सुविधाएं थीं, सभी प्रकार के व्यवसाय चल रहा था, जिससे कि मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से देखा जाए तो मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का विकास हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल जो थे वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई ऐसे नगरों के उदाहरण हैं जो धीरे धीरे नगरों में व्यवस्थित हो गए, जबकि ये पहले तीर्थ स्थल होते थे। देखिए, अजमेर जो है वो राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं सदी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों धर्मों के हुआ करते थे। और अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक से किस प्रकार से मूर्तियों आदि का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, कांसा एक मिश्र धातु होती है। ये तांबा और रांगा यानी तांबा और टिन के मिश्रण से बनती है। घंटा में रागे का अनुपात किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। दोस्तों, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं शिल्पकला के केंद्र में और ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ये विधि कैसी थी? तो इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे से उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। यहाँ पर देखिए, एक कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों छोटे नगरों का संजाल। तो 8वीं शताब्दी में जो है अनेक छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ और उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था, यानी गांव जो थे धीरे धीरे छोटे छोटे नगरों में तब्दील हो गए। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसके की मंडी कहा जाता था, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें कुछ ऐसी गलियां थीं, दुकानें और बाजार थे जिनको कि बाद में हाट कहा जाने लगा। और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि अलग अलग तरह के बाजार होते थे। कुछ व्यापारी नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी जो थे वो नगर नगर में घूमकर क्रय विक्रय का कार्य किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर,
पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए लाते थे। तो जो छोटे छोटे नगर बने गाँव से, जिन नगरों का विकास हुआ उनमें एक मंडी होती थी जहाँ पर स्थानीय लोग अपना सामान बेचने या उत्पाद बेचने आते थे, और साथ ही जो घूमने फिरने वाले व्यापारी थे वो स्थानीय सामान ले जाते थे और उसके बदले में दूरवर्ती सामानों की सप्लाई करते थे। दोस्तों ये देखिए बाजार का एक चित्र दिया गया है यहाँ पर। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों या इनके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था, और ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यक्तियों के द्वारा कराया गया होता था। और ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, वे आज भी पाए जाते हैं। देखिए एक कारीगर है जो लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है। दोस्तों बाजारों पर कर की क्या व्यवस्था है इसके बारे में आइए जानते हैं। राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। यानी मंदिर के जो अधिकारी थे उनके द्वारा जो कर वसूले जाते थे उनमें मुख्य रूप से शक्कर और गुड़ पर कर था, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर वस्तु के रूप में और कुछ नकद रूप में वसूले जाते थे। अब आइए जानते हैं बड़े और छोटे व्यापारी के संबंध में। दोस्तों व्यापारी कई प्रकार के होते थे, उनमें कुछ बंजारे लोग भी शामिल होते थे। कई व्यापारी घोड़े के व्यापारी होते थे जो अपना संघ बनाते थे। इनका एक मुखिया भी होता था, और मुखिया जो होता था उनकी ओर से घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर जाना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ या गिल्ड बनाते थे। दोस्तों व्यापार संघ और गिल्ड का उदाहरण दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में कई प्रकार के संघ थे, जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध था उसका नाम मणिग्रामम और नाना देशी था। ये दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार संघ थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापारिक संघ जो होते थे वो प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय भी थे। दोस्तों आप जानते हैं चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल ये सब व्यापार करने वाली जो हैं वो समुदाय थे, और ये आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह भी बन गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे, और ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के बर्तन और चांदी का व्यापार करते थे। पश्चिमी तट के जो नगर थे उनमें अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। दोस्तों पश्चिमी तट जो गुजरात वाला तट था, यहाँ पर अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बसे थे, और लाल सागर के बंदरगाहों में जो बेचे जाने वाला भारतीय मसाला और कपड़ा था वो इटली के व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता था, और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते थे। इससे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना और आकर्षक होता था। इसलिए ये चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई थीं, और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का स्वरूप भी बदलता गया था। दोस्तों काबुल के बारे में विशेष अध्ययन देखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। काबुल और वहाँ का एक प्रसिद्ध शहर कांधार ये रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़े हुए थे, और साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था।
17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो इन दिनों एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवा, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अब आइए देखते हैं नगरों में शिल्प किस प्रकार का था। दोस्तों, बीदर एक जगह है। बीदर के जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और यहाँ के लोग इन शिल्प में इतने अधिक प्रसिद्ध थे या महारत इनको हासिल थी कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी शिल्प पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल होते थे, ये मंदिरों के लिए या मंदिरों के निर्माण के लिए भी बहुत ही जरूरी समझे जाते थे और इसके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार दोस्तों सालियार या वैक्कोलार, देखिए सालियार या वैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञों या विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक पीतल का मोमबत्ती दान है और साल का एक बॉर्डर बनाया गया है, जो देखिए कितनी ही कलाकारी से निर्माण किया गया है। दोस्तों, शहरों के बदलते हुए भाग्य, किस प्रकार से शहरों के भाग्य बदले उसके बारे में एक केस स्टडी है। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है, इसके जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे और इस काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो है वो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर है। ये रेशमी यानी सिल्क वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और 1704 में बंगाल की राजधानी बना, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनाकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए थे। अब आइए देखते हैं प्राचीन ऐतिहासिक शहर हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत के बारे में विशेष अध्ययन। देखिए, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम्पी जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। विजयनगर दोस्तों कृष्णदेव राय का जो विजयनगर है उसका जो है राजधानी हम्पी नगर था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी और किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। इसके अलावा जो है दोस्तों, हम्पी को एक किलाबंद नगर माना जाता है। एक पुर्तगाली यात्री आया था डोमिंगो पायस, उसने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजीगरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें जो हैं वो सपाट और चपटी हैं। दोस्तों, हम्पी की वास्तुकला जो थी वो विशिष्ट प्रकार की थी और यहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद बने हुए थे। स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले या ताखे होते हैं वो बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिसमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी जो है अपनी समृद्धि काल में था और इस काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था।
उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला नाम मूरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम्पी उस समय वाणिज्य और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर देखिए हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर से बना एक रथ चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, मंदिर जो होते हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं और देवदासियाँ जो थीं वो विरूपाक्ष यानी शिव के विरूपाक्ष रूप के मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था और पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। दोस्तों, वाणिज्य केंद्र क्या होता है? तो वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। अब आइए देखते हैं सूरत के बारे में विशेष अध्ययन। हम्पी कर्नाटक में है, सूरत गुजरात राज्य में है। हम्पी को दोस्तों जो है वाणिज्य और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है। सूरत मुगल काल में जो कैम्बे अर्थात खंभात की खाड़ी है और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया और सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का प्रमुख द्वार था, इसीलिए इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। सूरत को मुस्लिमों के प्रसिद्ध तीर्थस्थान मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से सूरत से मक्का की यात्रा के लिए रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशी नगर था। सर्वदेशी नगर का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम भी थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में अनेक ऐसी दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत का जो वस्त्र था वो अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, और उनके लिए जो सूरत में बनाए गए सूती वस्त्र होते थे वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में बेचे जाते थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर अनेक विश्राम गृह बनवाए थे और यहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थीं और सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या होता है? तो दोस्तों हुंडी एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त किया जा सकता था। तो सूरत का जो मार्केट था वो इतना समृद्ध था और उसकी इतनी डिमांड थी कि सूरत के द्वारा जो जारी की गई हुंडियाँ थीं उनको दूर दूर तक यानी मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में उसको मान्यता मिली थी। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों और उत्पादकता की हानि हुई, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां पर 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आधुनिक समय में सूरत भारत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित है।
अब आइए देखते हैं मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम के लिए जोखिम भरा दौर था, वो मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती बना। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित नगर है और 17वीं शताब्दी में ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मछलीपट्टनम का जो किला है वो हॉलैंड वासियों यानी डचों ने बनवाया था। दोस्तों, इसके अलावा गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया था, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह जो थे वो गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी चेट्टियार और यूरोपी व्यापारियों ने नगर को धनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। लेकिन जब मुगलों की शक्ति गोलकुंडा तक बढ़ गई और उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब जो यूरोपी कंपनियां थीं उनके सामने कुछ अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति ये थी कि उसके अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि अंग्रेज़ों ने या यूरोपी कंपनियों ने ये बात भी महसूस किया कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। अब आइए जानते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में नए नगर और व्यापारियों के संबंध में। दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह मसाले और कपड़े लोकप्रिय हुए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजा बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, उनका मुकाबला किया, लेकिन यूरोपी कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति यानी नेवल आर्मी का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार से अंत में अंग्रेज जो थे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए थे। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनियों ने फ्रांस, हॉलैंड और अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी, उनकी कंपनियों को प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर और बीर जी बोरा जैसे बड़े भारतीय व्यापारियों ने विरोध और उनका जो है सामना किया, लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारतीयों को केवल एक एजेंट बनने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वस्त्र जैसी वस्तुओं की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी और अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया था। इससे जो शिल्प का था वो बड़ा विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए यानी सुधरते गए, लेकिन इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी थी। शिल्पी जन जो थे वो पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। पेशगी प्रणाली क्या होता है? तो पेशगी प्रणाली ये होती है कि जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली गई थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था और अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। इसी को पेशगी प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में बम्बई और कलकत्ता तथा मद्रास इन नगरों का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, जो आज प्रमुख महानगरों के रूप में भारत में विद्यमान हैं और शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन भी आए थे। जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इनको ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, जबकि गोरे शासकों ने
मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष के जो अध्ययन करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ब्लैक टाउन्स क्या होते थे दोस्तों? जो कारीगर और सौदागर होते थे, बुनकर और कारीगर, ये जो हमारे अपने जो मूल निवासी थे उनको ब्लैक टाउन्स में सीमित या वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था। और गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बना है और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम जो फोर्ट है वहाँ पर जो गोरे लोग थे उन्होंने अपना आवास बनाया था। अब ये देखिए यहाँ पर एक चित्र है, ये मार्केट है। 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों अब आइए देखते हैं अध्याय जो आपने पढ़ा है नगर व्यापारी और शिल्पीजन, उसके अंतर्गत एक अन्यत्र अध्ययन वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। दोस्तों 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीपों तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा था। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी नाविकों ने उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली का निवासी जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार किया और पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम भी इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाले बस्तियों को नष्ट कर दिया था। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो महान समुद्री नाविक थे जिन्होंने अनेक देशों की या महासागरों की यात्रा करते हुए भारत और पश्चिमी वेस्ट इंडीज जैसे देशों की खोज किए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कक्षा 7 के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि दोहराने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।